से कोई नहीं, प्रेशराइज नहीं थे, कोई नहीं, अपने मन से बिल्कुल खुश होकर सबने आज क्लास ली, योग का जी आनंद ले लिया। और अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। जी जी चलते हैं हम अगले सत्र की जी तरफ। और आज हमारे मुख्य वक्ता है आदरणीय श्री शंकरराव तोटावार जी, कृषि अधिकारी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं। अब उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी वो आज हमारे योगाहार मंच में आमंत्रित हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ अपने मार्गदर्शन देने के लिए। जी 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 तोटावार। हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं मेरा पहले परिचय देता हूँ। मैं शंकर तोटावर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडिंग एग्रीकल्चर ऑफिसर चंद्रपुर से हूँ, विदर्भ। मैं वाशिम में पहले एसओ था, जिलाधीश कृषि अधिकारी। जब मैं आधा घंटा आपके साथ मैंने भी थोड़ा आपसे साथ शेयर किया था। कल पवन भैया का ही फोन आया था, दीदी का भी फोन आया था। आप सब पतंजलि से जुड़े हुए लोग हैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या अपना देश की तरफ से भी अभी नया जो मिशन डिपार्टमेंट का चालू हो गया है एग्रीकल्चर का, वो है कि विष मुक्त अन्न कैसे पैदा करें, नैसर्गिक खेती कैसे बनाए। ये टारगेट भी सब देश में सब राज्यों को दिया गया है। आप जानते हैं सिक्किम अब भारत देश में ऐसा राज्य है, वहाँ पे सभी लोग खेती करते वक्त मिनिमम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं और वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा मिला है। थोड़ा सा हर काश्तकार के बार थोड़ा शंका है कि श्रीलंका में जो फर्टिलाइजर पे बयान आया था, फर्टिलाइजर का यूज कम करने से वहां पे प्रोडक्टिविटी घटी हुई है। थोड़ा बहुत से कुछ डाउट्स अपने काश्तकार भाई के मन में है। तो सबको मुझे एक बात बताने की जरूरत है कि हम खेती बहुत दिन से करते हैं, हमारे पूर्वजों से खेती करते हैं और भारत का एक अच्छा एक व्यवसाय खेती बोल के है। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते जा रहा है, हमारी लैंड होल्डिंग कम होती गई है। तो हमारा हर एक किसान का खेती का जो होल्डिंग है वो कम होते जा रहा है। ये समस्या को लेते हुए हर किसान को ज्यादा उत्पादक निकालने के इस कोशिश में रहते हैं। तो इस कोशिश को आगे लेते हुए उनको किसान को, बहुत सारे किसान को कम एरिया में ज्यादा उत्पाद मिलना, ये आशा से बहुत से कुछ गलतियां अभी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम तो अनाज पैदा कर रहे हैं मगर अनाज जो खिला रहे वो स्वास्थ्य योग्य है या आरोग्य के बारे में अच्छा है क्या, ये भी जरा सोचना बहुत जरूरी है। किसान को अन्नदाता कहा गया है, मगर जब हम अनाज खाते थे एक 50 साल पहले की बात, आपकी बात में बहुत सा फर्क हुआ है। तो फिर भी इतना कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अभी से हम थोड़ा सा उसमें सुधार करते अगर गए तो हम अच्छा किसान को, जो सब लोग अन्नदाता बोलते हैं, तो उससे हम न्याय दे सकेंगे। मित्रों, मैं अभी 5-6 साल से मैं फील्ड पे, मेरी ड्यूटी फील्ड की है। मैं हर किसान के पास जाके देखता हूँ। विद्यापीठ ने हर क्रॉप के लिए साइंस साइंस हर क्रॉप के लिए कुछ साइंस है और प्रिपरेशन ऑफ लैंड, मतलब पूर्व मशागत से लेके हार्वेस्टिंग तक क्या क्या करना चाहिए, सब चीजें विद्यापीठ के जरिए हर क्रॉप में, हर राज्य में, हर जगह इसकी उपलब्धता की गई है। मगर हम कुछ 19
70 से अगर हम थोड़ा फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाते गए, मगर उसके साथ में जो सब विद्यापीठ जो है, उन्होंने जो सिफारिश किया था कि फर्टिलाइजर आप डालिए, पर फर्टिलाइजर के साथ में जैविक खाद जो है वो डालना बहुत जरूरी है, उसको सेंद्रीय खाद बोलते हैं। तो वो कम से कम क्रॉप और हमारे जो जमीन है, जमीन की क्वालिटी कैसे है, उसके वजह से 5 टन से 10 टन का सिफारिश किया गया था। मगर हम खाली फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते गए और हम ज्यादातर ध्यान जो काश्तकार भाई है, एक बार कौन सा भी अनाज हम जमीन में बो दिए, बोने के बाद में जब अ, फसल बाहर आती है जमीन के ऊपर, उसके बाद में हम उसके ऊपर जो बहुत से ज्यादा प्रयोग करके ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं सुबह आपको सबको देख रहा था, अभी जो आप मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे से जो योगा कर रहे हैं, ये योगा करने का कारण क्या है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो ही हम हर चीज हर काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मगर ये अभी सब बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में जो हुई है कि बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना हम छोड़ दिए, क्योंकि हम अभी जैसा हम बीमार गिरते हैं तो पहले हम खुद का सब अलग अलग से टेस्ट कर लेते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और बड़ा और बहुत सारे ऐसे कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट करके हम हमारा स्वास्थ्य का आज पोजीशन क्या है ये देखते हैं। मगर हम सब किसान भाई, जिस माता से हम अनाज उगाते हैं, उसका जो सॉइल का जो टेस्ट है, सॉइल का हेल्थ अपना क्या है, वो टेस्ट करना हम भूल गए। अगर हम मैं अभी एक 17-18 से पूरे भारत देश में हर गांव के हर मिट्टी का टेस्टिंग हुआ है। अगर 17-18 की पोजीशन और आज के हमारे मिट्टी की पोजीशन अगर देखते गए, तो हमारा मिट्टी में सबसे जरूरी, जैसा हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन हम टेस्ट करते, खाली हीमोग्लोबिन भी हम टेस्ट कर लेते तो पता चल जाता है कि हमारा हेल्थ का स्टेटस कैसा है, यानी कि हमारी प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर की कैसी है ये पता चलता है। ऐसे ही अगर हम सेंद्रीय कर्ब एक ही घटक अगर हम चेक कर लेते तो हमारे जमीन की सुपीकता की लेवल क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है कि जमीन में नत्र, स्फुरद, पलाश और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल कितने हैं वो भी पता चलता है। जनरल हमें अगर अच्छा अनाज उत्पादन करना है तो कम से कम 0.60% ऑर्गेनिक मैटर हमारे खेत में जमीन में रहना चाहिए। मगर वो अभी हल्लू हल्लू कम होते होते मैंने कुछ तालुका या कुछ गांव ऐसे देखा है वहां पे 0.15 तक गया है। अगर यही समस्या ऐसे ही चलते रहे, अगर हम सेंद्रीय खाद जमीन में नहीं डाले, जमीन का अगर आरोग्य स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है तो पर ग्राम सॉइल में माइक्रोबियल काउंट बढ़ना बहुत जरूरी है। माइक्रोबियल काउंट हेलो, कोई डिस्टरबेंस है? हेलो, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 2.5 करोड़ बैक्टीरिया लाइव रहना जरूरी है। अगर हम जमीन में फर्टिलाइजर खाद जो है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं तो जैसा हम अप्लाई करते हैं वही पोजीशन में हमारे प्लांट्स नहीं ले पाते, उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें भूख लगी, हम गेहूं या ज्वारी नहीं खा सकते, हमें अगर अनाज पचाना है हमारे शरीर में तो हम उसको क्या करते हैं, अनाज लेते हैं, उसको चुनते हैं, उसका फ्लोर बनाते हैं, फिर बाद में उसको चपाती बना के खाते हैं, जब हमारे स्वास्थ्य के खाने योग्य बन जाते हैं। ऐसे ही जो भी फर्टिलाइजर हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो फर्टिलाइजर प्लांट लेने के स्थिति में उसको कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए, आपको सबको पता है, राइजोबियम है, पीएस फास्फोसोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है,
अजाटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करके प्लांट को लेने की स्थिति में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये सब हम जो साइंस जो है, ये साइंस हम अभी भूलते जा रहे हैं। ये सब नजरिया सामने रखते हुए अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य में, ये देश में भी नैसर्गिक खेती करने का संकल्प गवर्नमेंट ने किया है। अभी हमारा महाराष्ट्र स्टेट में अब तक सेंद्रीय खेती करने वाले काश्तकार भी बहुत सारे हैं। कम से कम 25 लाख हेक्टेयर एरिया महाराष्ट्र में अभी ऑर्गेनिक यानी कि नैसर्गिक रहा है। और हमारा जो 5 साल का अगला मिशन है उसमें हम 25 लाख हेक्टेयर नैसर्गिक खेती करने का संकल्प हमने सबने किया है। मैं कल पवन जी से बात किया हूं कि हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सेंद्रीय खेती हर एक की थियरी अलग है। कोई इसको नैसर्गिक खेती बोलता है, कोई सेंद्रीय खेती बोलता है। तुम्हारा पतंजलि की तरफ से उसको भी कुछ अलग सा नाम दिया होगा। और हमारा ये भी है अपना कौन सा माउंट आबू का एक इंस्टीट्यूट है, उनका भी एक अलग है। ऐसे बहुत से अलग अलग थ्योरी बनाए हुए। तो मेरा एक ही कहना है, जिस काश्तकार को जो चीज पसंद आए, हालांकि सब अगर हम देखते हैं उसका फाइनल यूज जो है वो यूज है सॉइल का हेल्थ स्टेटस बढ़ाना, सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस बढ़ाना। यानी कि जो बीज हम जमीन में बो रहे हैं उससे अच्छे क्वालिटी का प्लांट ग्रो हो और अच्छा अनाज, अच्छे क्वालिटी का विष मुक्त अनाज हम सब पब्लिक तक पहुंचाए, यही हमारी सबकी तमन्ना है। अभी मैं योगा परिवार से जुड़ने में सही में बहुत मैं संतोष हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। हालांकि हर एक का तरीका एक अलग अलग है, मगर रिजल्ट अगर देखते हैं तो उद्देश्य सबका एक ही है कि कैसे हम आज विष मुक्त अन्न खाए। तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट आपके योगा परिवार से जुड़ने में सही में संतोष भी हूँ। और आपका जो भी कुछ एक्टिविटी आप बना रहे हैं तो हम हमारे डिपार्टमेंट के, मेरे डिस्ट्रिक्ट में होगा या हमारे राज्य शासन की ओर से हम आपको सहायता करने का हम तय कर लिया है। थोड़ा सा मुझे कल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जब पवन भाई से बात कर रहा था। मेरे दांत का कल जरा हॉस्पिटल में थोड़ा सा छोटा सा वो सूजन वगैरह है। मुझे जरा ज्यादा बात करने नहीं आती है, मगर मेरा जो मेन एम है मैं आपके सामने, सबके सामने रखने का मेरी वजह से प्रयास भी किया हूँ। और हम जब वासिम में थे तो हमने एक अच्छा संकल्प भी हमने किया है। जो निविष्ठा जो लगते हैं, इनपुट जो लगते हैं, वो इनपुट दुकान में से खरीदी करना नहीं चाहिए। जो इनपुट हम बना सकते हैं खुद घर पे, तो वो इनपुट कम से कम हम बनाते गए तो कम से कम हमारा निविष्ठा में 66% सेविंग होती है। अगर हम 100 रुपए का उत्पाद अगर देखते हैं तो उसका 33% शेयर जो है वो जाता है इनपुट में, 33% शेयर जाता है लेबर में और 33% अपने जेब में रहते हैं। इसलिए हमें पर हेक्टर नेट इनकम कम रहता है। अगर ये 33% निविष्ठा का, इनपुट का और 33% लेबर का, ये अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा जो इनकम का जो पार्ट है 33%, वो बढ़ के हम 65 से 70% तक ले जा सकते हैं। यही एक हम सुविधा हर काश्तकार अपने गाँव, हर एक गांव में उपलब्ध हो। इस वजह से हम शेत बांधावर प्रयोगशाला बोल के हम बनाए। तो पहले वाशिम में हम 20 प्रयोगशाला बनाए थे। वहां पे हम क्या करते हैं, ट्राइकोडर्मा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पीएसबी, राइजोबियम, मेटाराइजिम, माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड, सीविड एक्सट्रैक्ट, करंज ऑयल, नीम ऑयल, दशपर्णी आर्क, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट जो है सॉइल एप्लीकेशन के लिए भी करते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रेइंग के लिए। पेस्टिसाइड पहले ही इसमें जो इनिशियल स्टेज में कौन सा भी पेस्ट अगर आता है उसके पहले प्रिवेंटिव बोल के अगर हम जैविक निविष्ठा का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम हमारा जो इनपुट पे का 50%
एक्सपेंडिचर सेव होता है कि हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अभी महाराष्ट्र में ये जो लैब हमने पहले एक लैब से शुरू किया था, तो वाशिम में हमारे 20 लैब हो गए, चंद्रपुर में 14 लैब हमने बनाए और अभी अमरावती डिवीजन में 71 नए मंजूर हुए हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ 5-6 लैब, ऐसा अब हमारा 80 लैब काश्तकार के घर के ऊपर ही बनाने का हमने उनको सिंपल से टेक्निक हम दिए है। हर संडे को शाम में 8 बजे से 9 बजे तक उनके जो भी उन्हें प्रोडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उनको गाइड भी करते हैं। और हर संडे को डॉक्टर संतोष चौहान बोल के हमारे पुणे के हमारे मित्र है, वो काश्तकार को मार्गदर्शन भी करते हैं। एक अच्छा हमारे तरफ से शुरुआत हुई है। हमें अगर राज्य शासन का टारगेट हो या केंद्र का टारगेट हो, वहां तक हमें अगर पहुंचना है, तो इससे आपके योगा परिवार के सदस्य भी, अभी हमारे ग्रुप में अभी जो 15,000 काश्तकार है, उसमें भी बहुत सारे योगा परिवार में काम करने वाले, जैसे कि मैं खास करके नाम लेना चाहता हूँ, हमारे गजानन बाजड़ जो है नेतरसा के, वो उनको भी हमने एक लैब दिया है। और दूसरा एक आंसिंग के राजू इंगले बोल के, वो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, उनको भी हमने लैब दिया है। अगर सब मिलके हम एक अच्छा काम अगर कर सके, तो सही है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से विष मुक्त अन्न हम लोगों तक पहुंचाने की जरूर प्रयास करेंगे। मुझे हमारा डिपार्टमेंट का क्या वर्क चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। और अभी जो जरूरत जो है आज समाज की नीड क्या है, उसके बारे में भी मैंने आपके पास मेरा जो भी मेरा विचार है मैंने आपके सामने रखा हूँ। पवन जी धन्यवाद। मुझे थोड़ा आज जरा बात करें तो थोड़ा तकलीफ हो रही ज्यादा। मैं बाद में और जी आपसे जुड़ते ही रहूंगा, और आपसे आपके भी कुछ डिमांड है तो भी मैं भी कोई प्रेजेंटेशन है तो भी हमारा जो अप्रूव्ड साइंस है वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा मुख्य अतिथि ने बताया है। फिर आज उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो उनको फिर से अपन बुला लेंगे। अभी कुछ सामान्य चर्चाएं हो जाएं, तो मैं मुख्य अतिथि जी को बोलता हूँ कि अगर उन्हें उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो जा सकते हैं। जी ओ प्रणाम। रमेश दादू जी को मैं बुलाना चाहूंगा हेलो कि वो शरद आए जी। कल की जो हेलो हेलो जी जी बोले सर, कुछ बोले। सर, अरे शरद जी जरा अपना जो लाइट ट्रैप कल भेजे थे उसके बारे में बताओ जरा। बहुत अच्छा है आपका जो। जी अपना जो लाइट कल अपना जो मैंने लाइट ट्रैप वर्मा भेजे जी को एक लाइव ट्रैप बताया था, जो बहुत अच्छा लाइव ट्रैप है, और वो इंदौर में एक कंपनी ने बनाया है। और उस लाइव ट्रैप को इंदौर की जो कंपनी ने बनाया है, वो काफी डिजाइन उसकी बहुत अच्छी है। तो अभी मैं थोड़ा सा फील्ड पे नहीं हूँ, घर पे हूँ। तो वो बहुत अच्छा लाइव ट्रैप है और उससे कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं। अब 2-3 टाइप के लाइव ट्रैप हो गए इस समय। मेरे पिताजी ने भी बनाया बहुत अच्छा लाइव ट्रैप। और कोई जैसे अब बिजली नहीं है जहाँ पे, तो जो सोलर वाला है, वो सोलर वाला बहुत अच्छा लाइव ट्रैप हो गया। और हमने जैसे कीड़े पकड़ने, अभी फल मक्खी पकड़ने का जो भी हुआ वो पकड़ा, वो भी एक ट्रैप बहुत अच्छा ट्रैप है। और फेरोमोन ट्रैपों में ये देखा गया कि अपन लोग जो फेरोमोन लगाते हैं, तो वो जो कैप्सूल है उसका, वो कैप्सूल अपन सही तरीके से नहीं लगा पाते। तो अपने को हाथ, जो मेडिकल पे हाथ मिलते हैं, उनको पहन के ही उसको निकाल के लगाना है। और पर्टिकुलर जो इल्लियां, जैसे अब मूंग में जो इल्लियां आने वाली है, जो फेरोमोन आपको लगाना है, तो वो इल्लियों के लिए सही फेरोमोन आप बुला के और उसको रखेंगे। और बहुत लंबी डेट का नहीं होना चाहिए। अगर वो बना हुआ 30 से 35 दिन या 2 महीने पहले का है तो ही काम करेगा। अगर 1 साल पुराना फेरोमोन उसमें लगाया आपने, तो वो कोई काम का नहीं है। उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सोलर का है, मैं उसका पूरा निकाल के आपको सब कुछ बताऊंगा। एक दिन इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो वो पूरा फेरोमोन बहुत अच्छे आ गए हैं आजकल। और ये लगभग 1 एकड़ में अगर एक अपन सोलर ट्रैप लगा देते हैं,
तो भी ये कीड़े बहुत सारे पकड़ लेते हैं। तो इसको भी अपने को करना पड़ेगा। और जो लोग हम लोग ने जैविक करा है, जैसे बबेरिया बना रहे हैं, ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं, इन चीजों का भी बहुत अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। तो जो जैविक पे कल अपन लोग चर्चा कर रहे थे दादू के साथ कि कैसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मूंग में जो है कंट्रोल का, एक तो नीली हरी पट्टी है, उसको लगा में, और फेरोमोन ट्रैप लगा में। सोलर वाला, जहाँ बिजली नहीं है तो सोलर वाला लगा ले, और बिजली है तो सादा जो बना हुआ वाला है वो लगा ले में। और उसके बाद फेरोमोन ट्रैप लगा में। फेरोमोन ट्रैप में जो इल्लियां आने वाली हैं उनको लगावे, तो वो होगा। और अभी जैसे ही आप मूंग बोने के लिए अपने पलेवा करेंगे, तो पलेवा में आप ट्राइकोडर्मा, बबेरिया बासियाना और आपका मेटाराइजिम, ये इन चीजों का आप उपयोग करिएगा, तो ये आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। अभी देखा गया है कि जो साइड की जो मेढ़े हैं, मेढ़ों में बहुत सारे जैसे अंडे पड़े रहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग आपको डालना पड़ेगा। जैसे बबेरिया बासियाना है, इन चीजों का जैसे ही वो अंडे फूटे तो वो तुरंत उसमें काम आ जाए। ये चीज है। मैं दादू को सादर आमंत्रित करता हूँ कि दादू आमे, और थोड़ी सी कल की जो चर्चा हुई थी मूंग की जो तैयारी है, मूंग की तैयारी के विषय में अपनी बात रखें। जी हो। जी ओम, सदन को नमन। और आज हमारी योग कक्षा बहुत ही सुंदर रही। पटेल साहब ने बहुत अच्छा योग कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार हैं। कल शाम को, जैसा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जिन लैबों की चर्चा की है कि उस तरह से महाराष्ट्र में लैब बन रही है और किसानों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल शाम को भी वहाँ प्रशिक्षण चल रहा था। उसी प्रशिक्षण में हम मध्य प्रदेश के लगभग 15 किसान इस प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। कुछ लोग नए जुड़े हुए थे, बाकी के जो अपने यहाँ पर ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं, या ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, मेटाराइजियम, इस तरह से 9 तरह के जो उत्पाद है वो हम बना रहे हैं और अपने खेत में उपयोग कर रहे हैं। कल उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। तो कल हमने आदरणीय राकेश गौर जी ने अपने बहुत सारे प्रश्न किए, तुलाराम पटेल जी ने किए। कल तुलाराम पटेल जी ने जो है अपने चना के संबंध में भी उन्होंने बताया कि CBR पद्धति से किस तरह से वो अपने चने को बिना कीटनाशक के और अच्छी तरह से पैदा कर रहे हैं। उस संबंध में आदरणीय पवन कुमार सर ने भी एक CBR की पूरी वो जो है हिंदी में बुकलेट जैसा PDF बना करके भेजा है। हमने उसको भी देखा है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह की पद्धति से हम रसायन मुक्त और खाद्य उत्पन्न कर सकें, इसमें प्रयासरत हैं। मूंग के संबंध में कल जो चर्चा हुई है, तो आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने, चौहान साहब ने ये बताया है कि एकदम से हम जो है पूरे खेत में, जैसे अभी मैं यहाँ पर गया था दिल्ली में, तो उसमें एक नया शब्द उन्होंने दिया, गैप। गैप का उन्होंने जो अर्थ बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ है जिसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस संबंध में है। इस गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के माध्यम से हम जो दवाइयों की अनुशंसा की गई है, रसायन की जो अनुशंसा की गई है, उसके तहत यदि खेती करते हैं तो इस चीज को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बिल्कुल रसायन मुक्त भी हम नहीं हो, इसके लिए कल फिर चौहान सर ने भी ये कहा है, परंतु
एक एक एकड़ में हम जो है अपने लिए या उसको और प्रैक्टिकल करके हम देखें कि हमारा उत्पादन उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने हमें अपने नर्मदापुरम में भी एक लैब बनाने की बात कही है, और निश्चित रूप से हम जब एक लैब यहाँ पर बना लेंगे तो वो यहाँ पर आकर के हमें 2 दिन में स्वयं जो है अपनी लैब में ट्राइकोडर्मा बनाना बता देंगे कि हम ट्राइकोडर्मा किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं और फिर अपने क्षेत्र में हम उसे फैला सकते हैं। अभी हमको जैसे मदर कल्चर लिक्विड बाहर से लाना पड़ता है, उसकी फिर व्यवस्था हम अपने स्वयं के लैब में कर लेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होगा, ताज़ा होगा और 100% हमारे क्षेत्र का होगा। तो इस तरह से हम जो है बहुत अच्छी तरीके से इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे, और निश्चित रूप से हम जो है अप्रैल तक उन्होंने हमको 17 अप्रैल तक का समय दिया है कि अभी 17 मार्च तक वो जो है व्यस्त हैं, और 17 मार्च के बाद हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी एक लैब की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। और वो लैब यदि बन जाती है, हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी ने भी वो शाम को इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि वो लैब वहाँ उस क्षेत्र में बना सकते हैं। आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी भी, चूंकि हम लोगों के पास लगभग बहुत सारा सामान तो आ चुका है, कुछ थोड़े से सामान की आवश्यकता है, जो कि उन्होंने कहा कि ये 50,000 के अंदर बन जाएगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये लैब बन जाए और यहाँ पर किसान जो है प्रशिक्षण ले, फिर आगे जाकर भविष्य में जाकर के यदि शासन सहयोग करता है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम लोग अपने प्रयास से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। कल जो हमारी चर्चा हो रही थी कि चने हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों मौसम की गड़बड़ी के कारण लगभग 150 एकड़ में चना खराब हुआ है सिवनी मालवा में, और उसको बखर करके बखर दिया गया। इसी तरह से हरदा जिले में भी यही परिस्थिति बनी हुई है और चना की फसल को बखर दिया गया है। तो ये परिस्थिति से जिन भाइयों ने जो है ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है, बवेरिया बेसियाना का उपयोग किया है, उनकी फसल अच्छी आई है। कल मैं अब अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने चने की फसल के संबंध में जानकारी दे। जी ओम। जी ओम। जी ओम महाराज जी। बताइए सर। जैसा कि रात को चर्चा में जुड़े थे और जैसे अभी जो वैज्ञानिक महोदय आए थे, उन्होंने बिल्कुल सटीक और व्यवस्थित जानकारी पूरे सदन को बड़े सार गर्भित तरीके से उन्होंने प्रदान करी, जिसमें कि जो चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए, उनके लिए सदन की ओर से उनको बहुत बहुत आभार। और धीरे धीरे इन सब चीजों को सब जो किसान जो सदन में जुड़े हुए हैं वो सब चीजें इन चीजों को समझ रहे हैं। और जैसा कि आपने चने के बारे में बताया, तो मैंने आपके यहाँ से शरद भैया के यहाँ से जो लेके आया था सामान, उस वक्त चने में कुछ मिस्टेक आ रही थी। ट्राइकोडर्मा और बावियाना बेसियाना और जो भी आपने जो तीन प्रकार का सामान मेरे को दिया था, तो ये पूरे चने के खेत में हमने डाला था उस वक्त, और पूरी विधि विधान से डाला था। एक बार तो लाए थे तो उसको पूरा खाद में मिला के डाला था, और एक बार 2-3 बार आपके यहाँ से लेके आए, तो उसका धीरे धीरे आज की कंडीशन में बहुत हमको अच्छा रिजल्ट मिला। जो चने गड़बड़ हो रहे थे वो पूरे चने जब ये सब तो उसमें डले, तो आज की कंडीशन में अच्छे हैं। चना मेरा स्वस्थ हो गया, मतलब धीरे धीरे पूरा स्वस्थ हो गया, और अभी चना पकने की स्थिति पे 8-10 रोज में कट जाएगा, और बढ़िया उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। उसमें जो लगे हैं फल बहुत अच्छे लगे हैं, और
मतलब जो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए वो अच्छी कंडीशन में है। मतलब जो दूसरे के जो चने हैं हमारे इलाके में, जितने भी सब चने लगे हैं उनसे सब बेस्ट क्वालिटी का चना है मेरा। तो उनमें हमने विभिन्न प्रकार की और भी बहुत सी चीजें डाली थी, लेकिन जो आपने जो 3 प्रकार के मुझे जो प्रोडक्ट दिए थे वो भी हमने बिल्कुल विधि विधान से स्प्रिंकलर के द्वारा, वेंचुरी लगा के और स्प्रिंकलर लगा के और वो पूरा सामान जो उसमें डाला था, उसका असर ये हुआ कि वो पूरा जो चना, डालर चना भी है और ये दूसरे चने भी हैं, पूरे स्वस्थ हैं और उनकी पैदावार, अच्छी पैदावार होने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इस क्षेत्र में भी, और जैसा आपने बताया कि बहुत से क्षेत्र में जो मौसम जो गड़बड़ हुआ था एक बार, उससे पूरे क्षेत्र में चने की फसल बहुत गड़बड़, मतलब पहले बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब मौसम गड़बड़ हुआ और जो पानी बीच में गिरा उससे चने की बहुत सी फसल हमारे क्षेत्र में और भी आजू बाजू बहुत से क्षेत्र में बहुत खराब हो गई। लेकिन उसी वक्त हमने ये सब चीजों को लाके डाला तो उसका ये प्रभाव हुआ कि पूरा चना मेरा सुधर गया है और उसमें वापिस अच्छे फूल आ गए। फूल आने के बाद में और उसमें पूरी अच्छी घेटी बैठ गई है और वो बहुत अच्छा पैदावार होगा। मतलब जो देखने में भी इतना टाप का है, कुछ लोग देखने भी आए थे हमारे जो, क्योंकि वो बीज का चना है हमारा, तो बहुत अच्छी कंडीशन है। उसके लिए सदन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि मैं गया था, आपसे संपर्क साधा और आपने बोला कि भाई 1-1 लीटर 1-1 एकड़ में इसको पानी के साथ आप डालिए। तो हमने पानी के साथ मिला के डाला, उसका अच्छा रिजल्ट है। जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। आपने जो हम लोगों ने उत्पाद बनाया, उस उत्पाद चूंकि प्रथम वर्ष था, हम लोगों को भी इतना कोई अनुभव नहीं था, परंतु फिर भी आप लोगों ने हमारी बात को मान करके और उस चीज को अनुभव किया। तो अभी मैंने स्वयं ने अपने खेत में गेहूं पर इसका अनुभव किया है, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 15% उपज जो है हमको बढ़ करके मिलेगी। तो इस तरह से निश्चित रूप से यदि हम धीरे धीरे इसका करेंगे तो उपज तो बढ़ के मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। साथ में हमारी मिट्टी भी जो है वो सुधरेगी। उसका एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है कि हमारी मिट्टी जो है वो सुधरेगी। तो इस प्रकार से हम अपनी जमीन को भी सुधार पाएंगे और अपनी उपज भी बढ़ा पाएंगे। हमारे सदन में आदरणीय संतोष चौहान जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। जी ओ। जी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अब मंच जो है ओपन कर रहे हैं। जो भी सज्जन हैंड रेज करेंगे उनका मैं उनके अनुभव को सुनेंगे। मंच पे जो भी हैंड रेज करें वो अपनी बात कहें। जी ओ, या किसी के प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी दादू, वो गाजियाबाद की भी कुछ रह गया था ना उस दिन आपका? जी, तो गाजियाबाद में हमको जो है गाजियाबाद का जो रहा है वो है कि जो पीजीएस सिस्टम है, इस पर किस तरह से सर्टिफिकेशन के महत्व, वहाँ पर हमको सर्टिफिकेशन के महत्व पर बहुत चर्चा की गई। उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती के संबंध में वहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने जानकारी हमको दी है। उन्होंने कहा है कि आपको सर्टिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है, तो पीजीएस का सर्टिफिकेशन उनके माध्यम से होता है। और हमारे पतंजलि जो है उनके जो है एक प्रतिनिधि संस्था है, तो हम लोग जो है पतंजलि के माध्यम से, किसान सेवा समिति के माध्यम से पीजीएस का जो भी किसान भाई 5-7 के ग्रुप बना करके यदि ये सर्टिफिकेशन कराते हैं तो उनको भी इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस तरह की वहाँ पर हमको जानकारी दी गई है। वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट और अपने स्वयं के द्वारा निर्मित नीम ऑयल है या
नीम से बनने वाली जो दवाइयाँ हैं, 10 पर्णी है और ब्रह्मास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, इन सब के संबंध में वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल करके हमको बताया। और यहाँ जो ग्रेटर नोएडा में जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है पौधशाला किस तरह से पौधशाला में पौध तैयार करें इसके संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। और वो तो इस तरह से हम अपनी स्वयं की पौधशाला बना करके बाजार से जो पौध लाते हैं उससे भी फायदा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमको जानकारी दी। जी ओम। शरद भैया आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, शरद भैया बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेयराजी भाई साहब। और शरद भैया अब आदरणीय पवन कुमार सर को बुलाया जाए और फिर बाद में सबकी हैंड राइज लीजिए। जी 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 जी। आदरणीय पवन सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें। जी ओम, धन्यवाद सभी को। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से रही। अशोक पटेल जी का उनका अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य वक्ता तोताराम जी का, तोताराव जो भी है उनका नाम है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उनका बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। और ये जो 2022 में जो प्रशिक्षण लिया गया ट्राइकोडर्मा और ये बाकी चीजें सूडोमोनास बनाने का, तो इसका आज एक कृषि विभाग के अधिकारी के द्वारा इस चीज को ओन किया जाना और उसको अपनत्व की भावना से देखना और उसको यह समझना कि ये काम अच्छा हुआ है, यह चीज जो है ये निश्चित रूप से हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्यक्रम को इस सदन के भी बहुत नर्मदापुरम के जो हमारे कृषक भाई हैं उन्होंने इसको अपनाया है और उसका अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए, इस प्रयास में सम्मिलित होने के लिए आप सबको बधाई और इसको आगे अच्छी ऊंचाइयों में ले जाने के लिए भी अग्रिम रूप से आप सफल हो, यही कामना है। और ये जो हम चर्चा हो रही है हमारी, कल भी जो हमारी चर्चा हुई थी कई सारे विषयों पर, मैं अब जो हमारा विषय है उस पर तो हमारी बहुत हुई है, लेकिन मैं कल का जो हमारा सत्र है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आप सब लोग जरूर सम्मिलित होइए, क्योंकि टॉपिक कुछ हट करके है और यद्यपि वह कृषि से नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो गतिविधियों देशद्रोही घटनाएं जम्मू में हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उसके जो कल हमारे वक्ता होंगे वो उस प्रॉक्सी वॉर किस प्रकार से लड़ी गई, उसमें आतंकवाद का सहारा कैसे लिया गया और कैसे वहाँ के लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया गया, उसकी कई सारी जो है वो अनुभव डॉक्टर कुलभूषण जी सुनाएंगे। उनको हमने कल आमंत्रित किया है। मेरी अभी कुछ दिन पहले उनसे वार्तालाप हुई थी और उन्होंने काफी तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है। एक किताब भी उन्होंने लिखी है कि किस प्रकार से यह प्रॉक्सी वॉर न केवल जम्मू में बल्कि देश के अन्य जगह पर भी छोटे छोटे, जिसको हम छद्म युद्ध कहते हैं, उस तरह से ऐसे तैयार किए जा रहे हैं, जिसके प्रति हम सबको सचेत होना बहुत जरूरी। सचेत होकर के उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन सचेत होकर के अपने समुदाय में उसके ऊपर बातचीत करनी है। तो ऐसे ही हमारे वक्ता कल अपनी बात बताएंगे और ये जम्मू क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके साथ बहुत करीबी रूप से काम करते हैं। तो उस घटना को और वहाँ की अब जो स्थिति है उसमें काफी सुधार हो गया है, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं थी, जब अनुकूल स्थितियां नहीं थी और हम रोज मीडिया में और अखबार में और भी बाकी मीडिया में कई सारी चीजें सुनते थे, तो हमें लगता था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या ये भारत का अंग नहीं है। तो ऐसी चीजों को
समर्थित ऐसी देशद्रोही गतिविधियों को समर्थन करने वाले जो व्यक्ति हैं और वो सब का नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ, उसको धीरे धीरे पटरी में लाने का प्रयास हुआ है और वहां से अब सकारात्मक चीजें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सुधार हुआ है। तो इसी विषय पर हम कल बातचीत करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग भी अपने साथ के और भी जो साथी हैं उसके बारे में आज इसके ऊपर जरूर चर्चा करें और जो भी इच्छुक लोग हैं, वो व्यक्ति हैं, उनको जरूर उनको कल की उसमें जरूर बुलाएं, जिससे वो इस जो ये समस्या है, समस्या का को समझ सकें और उसको समझते हुए कम से कम अपने आसपास को अपना खुद तैयारी रहते हुए उसको सचेत रहें और जहां तक के संभव हो उसमें अपने स्तर से प्रयास भी करें। केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठे कि सरकार सब कुछ कर लेगी। कुछ प्रयास हम भी सरकार के सहयोग का मदद करेंगे, प्रशासन की मदद करेंगे। ऐसी घटनाओं का जो है नहीं हो पाएगी और जो ऐसे तत्व हैं उनको जरा सी मौका नहीं मिलेगा इस तरह से अपने सर उठाने के लिए। तो इसको हम इस दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। हम किसी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा का तो अधिकार सबके पास है और सुरक्षा में जो ये बातें इसलिए जरूरी है जिससे कि आने वाले समय पर हमें ये झटका नहीं लगे कि अरे हमें तो मालूम नहीं था, अरे हम क्या करते, अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा कर देते। तो ऐसा सब चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो और हम देख रहे हैं, हमारे उसमें अभी उत्तराखंड में भी एक जगह पर काफी मीडिया में आया था, वनभूलपुरा में किस प्रकार से इसी प्रकार का मॉड्यूल बना करके आगे यहाँ की जो शांतवादियां हैं उसको करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसी घटनाएं हमारे आसपास जब होती हैं तो हम उसको और अच्छी तरह से समझें कि इसके कारण क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे जो तैयारियां होती हैं वो क्या है और कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। अभी किसी को मारने पीटने की बात नहीं हो रही है, न भगाने की बातचीत हो रही है, लेकिन अपनी सुरक्षा का तो अधिकार सबके पास है और हमसे भी ज्यादा उसकी जो सुरक्षा है वो घर में रहने वाले बच्चे, माता, बहनें, उनकी ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। तो उनको भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तो ये एक संक्षेप में कल की एक मुझे लगा कि मुझे आज जरूर बताना चाहिए जिससे कि कल लोग इसमें जुड़े और इस अनुभव का लाभ लेते हुए कम से कम इस पर विचार करना शुरू करें। तो आज की तो बात यही है, आज का मेरा सब यहीं तक के है और हम जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि और जितना भी हम स्वास्थ्य के प्रति, मृदा स्वास्थ्य के प्रति जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मृदा नहीं है तो कुछ नहीं है। और जो मैंने कल भी कहा था कि मृदा के साथ अगर पानी स्वच्छ नहीं है तब भी कुछ नहीं है। पानी अगर आपका खराब हो गया है और आप जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उसका भी जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाले। तो इस विषय पर भी हम चिंतन करेंगे आने वाले समय पर। मैं आज एक कई सारे जगह पर कई सारे देश के वैज्ञानिक हैं जी उनके साथ आज मेरी वार्तालाप होने वाली है, तो उसके विषय पर भी मैं आने वाले दिनों पर बताऊंगा और उसके अनुभव जो हैं बाकी जगह पर क्या सोच रहे हैं इस विषय पर भी मैं बातचीत करूंगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी सर। ये आज मुझे वक्तव्य बोलने के जी लिए धन्यवाद। ओम प्रणाम। सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कल होने वाली है और वो देश को, परिवार को और अपन लोगों को मजबूत करने के लिए इन इन घटनाओं को समझना पड़ेगा और ये कैसे आगे चल के पूरे समाज को, पूरे भारत को कमजोर करेंगी। इन घटनाओं को बहुत पास से देखना पड़ेगा कि इनको अपन कैसे हटाएं और सरकार की ड्यूटी नहीं है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपनी खुद की ड्यूटी भी है कि हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। इसमें हर प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए और व्यक्ति को लगना चाहिए कि आज हमें, हमारा परिवार, हमारा देश हमें बचाना है। इस ओर हमें हमेशा चौकन्ने होने की जरूरत है। जिस प्रकार आज हम कीड़े मकोड़े की खेत में
उसके लिए चर्चा करते हैं कि जैविक तरीके से कैसे हटाया जाए। वैसे ही समाज में जो फैल रही हैं बुराइयां, जो आतंकवाद फैल रहा है, जो बढ़ने की आशा लगती है, जिस दिशा से खतरा महसूस होता है, उन चीज को भांपना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति में गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की जो नाक लंबी है, वो इसलिए लंबी नहीं है कि उनको देख के दर्शन करो और आप अगरबत्ती लगाओ। वो इसलिए है कि आपके देश का खतरा, आपके समाज का, आपके परिवार का जो खतरा है उसको दूर से भांपें और उसको हटाने के लिए आप कमर कस के तैयार रहें। इसलिए गणेश जी की जो नाक है वो लंबी है। गणेश जी के जो कान है वो बड़े इसलिए नहीं है कि वो खूबसूरत है, आप देखें उनकी पूजा करें, पूजा तो करें ही, उसके साथ इसलिए लंबे हैं कि हमेशा कान को खुले रखें और समाज में देखते रहें कि क्या घटना कहाँ होने वाली है, कैसी घटनाएं हैं जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, तो वो वहीं उसको रोका जाए और पूरा सरकार को अवगत कराया जाए कि ये ऐसा यहाँ पे ये घटनाएं हो रही। ऐसी घटनाओं को आप नाअंदाज ना करें, उसकी सूचनाएं अपने पास के विभाग को और भारत सरकार के शासन को, समाज को बतावें कि ये घटनाएं ऐसी चल रही है। आज हमारे यहाँ, हमारे परंपरा है, हमारे समाज में कई बेटियां ऐसा है जो जिनके साथ कुछ गलत है वो सामने नहीं आ पाती हैं, उन्हें भी सामने आना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो परिवार रूप में बच्चों पे होते रहती हैं, उन्हें भी सामने आना पड़ेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा। आज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ईश्वर हैं अपने, उनके आप शरीर को देखिए। आप गणेश जी के शरीर को देखेंगे तो सारी घटनाएं आपको समझ आ जाएगी कि नाक लंबी क्यों है, कान क्यों बड़े हैं। ये सारी चीजें आपको सिंबल है, आपको बता रहा है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के कि ये क्या कहना चाहते हैं। आप खतरे को भापें, इसलिए उनकी सूंड लंबी है, कान इसलिए बड़े हैं कि हमेशा सचेत रहें। ये सारी चीजें, इनको समझकर आपको बढ़ना है। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और उन्हें समाज में जो फैल रही है बुराइयों को, उनको सामने लावें। देखें कि कैसे हम लोग ये घटनाओं को रोक सकते हैं और रोकने में सरकार की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, स्थायी प्रशासन की मदद कर सकते हैं। इसमें आप सब लोगों को आना पड़ेगा और जो जागे नहीं है उन लोगों को जगाना पड़ेगा। जी ओम। मैं इसी उसमें अगर दिनेश अम्बाल सर हो तो उनको बुलाता हूँ। दिनेश जी आमंत्रित जी, हाँ जी, याद नहीं है, धन्यवाद। और मैं देर से जुड़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने बात सुनी, कल की सूचना सुनी, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आदरणीय पवन सर बता रहे थे और आदरणीय वर्मा सर ने बताया है। और मुझे तो ये आभास हो रहा है कि कल की जो चर्चा होने वाली है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए भी लग रहा है कि अभी देश में जो सिलसिला चल पड़ा है, सनातन को मजबूती देने का जो सिलसिला आ पड़ा है और ये आगे बढ़ेगा, ज़ोरों से बढ़ेगा। और हमें बस एक जगह, एक ही हमें रंग दिख रहा है जो आवश्यक है इस भारत भूमि के लिए और विश्व के लिए। लेकिन इसकी जो छाया है, यानी जो दीपक तले की जो छाया है, वो वास्तव में हमें अभी दिख नहीं रही। उसके लिए जो आदरणीय वर्मा सर बता रहे हैं कि जो लंबी नाक है, बड़ी कान है और पैनी नज़र है, उसकी बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए कि जो आतंकवाद का जो स्वरूप अभी हमने देखा, खासकर 2010, 12, 14 तक जो दिखा, वो उसको खुली स्वतंत्रता थी। लेकिन अभी ये सौभाग्यवश कहिए या इस पे कर्मशीलता या पुरुषार्थ कहिए कि अ, आतंकवाद की मानसिकता को कुचलने का, उसको दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया है और उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने आया है। लेकिन इससे बचते हुए इस तरह की मानसिकता के लोग दूसरी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपनाने जा रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि हमारी नाक है, हमारी जो कान है और हमारी जो आँखें हैं, वहाँ तक न पहुँचे, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर तो एक राज्य सबके सामने है,
लेकिन आपके शहर, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, हर जगह इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और मास्क पहने हुए हैं लोग, मुखौटे बदले हुए हैं। सनातन की मध्य भी पूरी तरह घुसने की कोशिश की जा रही है और ये बातें मैं आजकल शादी-ब्याह में हूँ, बहुत सारे लोग अलग-अलग जो सनातन अवलंबी हैं, उन्होंने चर्चा में बताई है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये रहने वाली है कल की और जो चर्चा होगी उसको समझते हुए आगे क्या कदम हमें अपनाना चाहिए, शायद ये भी एक सहमति बनेगी। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी, बहुत अच्छा दिनेश जी। और कल की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। अभी कोई और हैंड रेस है, अगर इस सिलसिले में कोई कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। शरद खुला भैया, मंच है। जी शरद भैया, जी संतोष बात कर रहा हूँ पुणे से। जी 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 हेलो। जी, आइए सर, सादर आमंत्रित है। संतोष सर सादर आमंत्रित है, आप आवे जी। एक्चुअली जो कल की प्रशिक्षण चल रही थी तो जी कुछ किसान भाई भंडारा से आए हुए हैं। मैं आप सभी जी, लोगों को सिर्फ वो जो प्रशिक्षण चलता है उस बारे में दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत। आप आमंत्रित है सर सदन में, आप आइए सर। जी सर। ये प्रशिक्षणार्थी है भंडारा से आए हुए। जी सर। अभी 3 दिवसीय यह प्रशिक्षण होगा। जी अभी सुबह का चाय यह सब चल रहा है। जी सर, बहुत अच्छा। और सदन के सभी को नमन। जी और सर। ये जो ट्राइकोडर्मा की जो प्रशिक्षण है वही होती है, सबसे पहला प्रशिक्षण होता है। और सभी को यह जो हम लोगों की पाठशाला है जी तो पाठशाला भी पवन सर ने मेरे हिसाब से ये पाठशाला देखी है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही, आवाज आ रही। पवन सर शायद सर गाड़ी चला रहे होंगे इस समय, वो निकल जाते हैं तो दिखाइए सर। ओके। जी सर। एक्चुअली मैं इसको प्रयोगशाला ना कहते हुए पाठशाला कहता हूँ, पाठशाला, हाँ क्योंकि सर, हमें पाठशाला सर देखना शुरुआत, चाहेंगे सर हम लोग। जी जी क्योंकि मैं प्रयोगशाला यह शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, पाठशाला इसीलिए कि यह हमें ABCD से शुरू करना है हर चीज, तो इसीलिए यह पाठशाला ही हुई। जी सर, बहुत अच्छा है सर, हमें समझना है, बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी है। और ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो प्रोडक्ट्स जो मैंने कल भी दिखाए वो, और ये किसान भाइयों ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। और यह ओरिजिनल जो हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं वह प्रोडक्ट है, यानी इससे बेहतर और कुछ नहीं बन सकता है। यानी जो पिछले 28 सालों से जो मैं इस विषय में काम कर रहा हूँ तो मुझे बेहतर नहीं हो सकता। और किसान भाई से ये सब चीजें बनाई जाती है और इसी तरह से यह सब प्रशिक्षण यहाँ किया जाता है। जी बहुत ओम, बढ़िया सर। धन्यवाद। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर। ओम सर, प्रणाम सर। अब मैं ओमकार भैया का हैंड रेस है, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और अपने विचार रखें। जी भैया नमस्कार, सदन में सभी को प्रणाम। भैया मेरा एक विचार है कि जो भी यहाँ पर योगाहार में हम लोग को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो भी जानकारी मिल रहा है विशेषज्ञों के माध्यम से, और हम लोगों ने एक यौगिक जैविक खेती की शुरुआत की है,
तो एक आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यहाँ से प्रशिक्षण लेके हम लोग जो भी कार्यकर्ता देश भर में काम कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है, कौन कौन लोग जैविक खेती किसान काम कर रहे हैं, तो एक इसका पहचान होना चाहिए और जानकारी मिलनी चाहिए एक लिखित रूप से कि इतने जगह पर हमारा देश भर में काम चल रहा है जैविक खेती का। और एक हफ्ता दिन में या 15 दिन में या महीने दिन में एक समय फिक्स होना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए कि कहाँ पर कौन लोग जैविक जैविक खेती कर रहे हैं, कहाँ तक बढ़ गए हैं, कहाँ तक उनका प्रोग्रेस हो रहा है। और एक रिपोर्टिंग मतलब होना चाहिए कि उनको क्या परेशानी वगैरह भी हो रहा है। इस तरह की मतलब कि रिपोर्टिंग हो तो थोड़ा सा हमको और आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा कि अगर किसी को जैविक खेती में कहीं पर कुछ परेशानी दिक्कत हो रहा है तो फिर उनको एक सजेशन के माध्यम से हम लोग एक मंच के माध्यम से अगर हमको जानकारी मिलेगा तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ा और सहूलियत हो जाएगा। तो एक नियमित रूप से एक रिपोर्टिंग का कार्यक्रम भी साथ में चलना चाहिए, 15 दिन में महीने दिन में एक फिक्स हो जाए। तो ये मेरा विचार था, अगर आप लोग उचित समझेंगे तो फिर इसको। जी भैया। बहुत अच्छा ओमकार भैया, और बहुत आपकी जो बातें रहती हैं बहुत उपयोगी रहती है सदन के लिए। और इस विषय में एक हम लोग रखेंगे कि ऐसा एक बनाया जाए जिससे सारे ऐसे हमारे कार्यक्रम सब यूट्यूब पे हैं और आप डेट के हिसाब से यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और अपने विचार रखें। सदन को प्रणाम। आज मैं चूंकि यात्रा में था तो वो नेटवर्क में डिस्टर्ब हो रहा था, और जो आदरणीय पवन सर जी की बात लास्ट में मैं सुन रहा था कि कल हम जो उस विषय पे विशेष चर्चा करेंगे उसको अभी हम रिकॉर्डिंग को सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर। योगहार में रिकॉर्डिंग होता है ये पूरा कार्यक्रम, उस पर हम सुनेंगे। और जैसा आदरणीय ओंकार नाथ जी ने बताया है कि ये हमारा फीडबैक होना चाहिए योगहार कार्यक्रम से, कितने किसानों ने प्राकृतिक जैविक खेती करना सीखा है, कितने लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और अन्य किसानों को भी अगर जरूरत पड़ती है और पास में होता है तो वो उससे जानकारी ले सकता है। ये बात से हम सहमत हैं। सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ शरद भैया के इसको अपन रिकॉर्डेड करें कि हमने 2 मई 2021 से शुरू किया। कई हमारे किसानों की स्टोरी बनाई गई है, लेकिन एक गोशवारा हम तैयार करें कहाँ कहाँ किसानों ने कितने रकबा में कौन कौन किसान कहाँ खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इसका भी एक बन जाएगा ना। तो एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन अपना होता रहेगा कि इसकी प्रगति क्या है। और बगल जैसे झारखंड में ओमकार नाथ जी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कोई कर रहा है, मध्य प्रदेश में कोई कर रहा है, तो वहाँ के जो किसान होते हैं जो यूट्यूब चैनल पर सुन के भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर भी रहें ताकि अन्य लोग इसका किसान लाभ ले सके। आज की हमारी योग क्लास जो आदरणीय पटेल जी है, अशोक पटेल साहब ने, बहुत जबरदस्त क्लास थी और बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लग रहा था जैसे कि इनको बार बार इनके साथ इनको देखा जाए, भैया इनके आज साथ तो किया जाए। अशोक और भैया ने मेरा 1 किलो वजन कम करा दिया। और मुकेश जी भैया से ज्यादा करवाएं आप, ये अशोक भैया से ज्यादा योग करवाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं ऐसे ही जी लग रहा था कि इनसे बार बार कराया जाए अशोक जी से, तो निश्चित। और शरद भैया को निश्चित जब शरद भैया कर रहे थे इनके उसमें परिवर्तन भी आया है। तो ये सब अपने अपने अनुभव जरूर योगहार कार्यक्रम में कई बार प्रस्ताव आ चुके हैं। अपनी अपनी बात तो जरूर लिखें, आप में क्या परिवर्तन आया है, एक लिखें अपना कि हम कब से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, किसने जोड़ा है, और फिर क्या हम पहले थे और क्या आज है, ये तो सबको लिखना चाहिए। और लिख करके अब देंगे तो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी उसको डॉक्यूमेंटली करेंगे, और फिर एक जो जो एक अपने आपकी आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है मुन्नीलाल सर। जी 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 जी, आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। जी जी, बहुत अच्छी आज का योग बहुत अच्छा रहा, और आज जो चर्चा चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है।
परिवार को, समाज को, देश को मजबूत करने वाली चर्चा है। और कल जो होने वाली है उस पे सभी लोगों को शामिल होना है और लोगों को भी शामिल करना है। अभी कोई अपने विचार रखना चाहता है तो वो मंच पर सादर आमंत्रित है कि अपने विचार रखें। जी मैं जी आइए, सादर आमंत्रित है। कल जो विषय होने वाला है वो एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे यहाँ भी बहुत उसके परिणाम हो रहे हैं। तो बच्चियों को पागल सही बनाया जा रहा है और हर रोज इतनी बच्चियां उनके साथ घर छोड़कर जा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के सामने। और हमारे देवताओं का विडंबन भी उनके वो कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए बहुत एक धोखे की घंटा है। उसका बहुत ही उग्र रूप उन्होंने धारण कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे मंच पर कल इसके बारे में चर्चा होने वाली है। ओम प्रणाम। जी बहन जी, आपकी पीड़ा बहुत जायज है और इसको समझना है और पूरे समाज को इस चीजों को रखना पड़ेगा कि अपने समाज, अपने संस्कार में, माता पिता के संस्कार में, गुरु के संस्कार में कहाँ कमी रह गई है, उस संस्कार को मजबूत करना पड़ेगा कि कैसे बच्चियां चली जा रही हैं, भाग जा रही हैं, कहाँ कमजोरी रह गई, उनके संस्कार में कहाँ कमी रह गई, कहाँ उनको माँ बाप का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, कहाँ शिक्षा में कमजोरी है। ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी और इसे विकट आ रही समस्या को, इसका समाधान करना पड़ेगा। जी मैं बैनी भैया को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आमे और अपने विचार रखें। सदन के सभी को मेरा प्रणाम। जो विषय चल रहा है कश्मीर घटनाओं की और देश के अंदर लव जिहाद की जो घटनाएं चल रही हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारी कमियां हैं। और वो कमियां कैसी हैं? आर्थिक बहिष्कार, हमारी महिलाओं के वो टीका लगाने से तक लेकर के सारी श्रृंगार का जो व्यापार वही करते हैं लोग। सिंदूर का जीवन में कभी वो विधर्मी लोग उपयोग नहीं करते, फिर भी वो व्यापार जरूर करते हैं। तो हम ऐसे छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान रख करके हम आर्थिक बहिष्कार करेंगे, उनका व्यापारिक बहिष्कार करेंगे, तो क्या उनकी औकात है जो हमारे सामने वो नज़र उठा के देख सकें। रही बात लव जिहाद की, तो आजकल के ज़माने में क्या है, हम लोग हमारे परिवार को धोखा दे करके आर्थिक बहिष्कार, आर्थिक सहयोग ना करते हुए उनको छोड़ देते हैं। वो फिर उनकी शरण में जाते हैं और वो हमेशा सहयोग करते हैं। वो हमेशा बिना ब्याज से पैसा देते हैं, कहीं ना कहीं मुसीबत में उनके साथ खड़े रहते हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं हमेशा के लिए। तो हमको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आर्थिक बहिष्कार से हमारे परिवार, हमारे समाज पीड़ित ना हो। ऐसे छोटे छोटे विषयों पर हम ध्यान रखेंगे तो क्या विधर्मियों की औकात है जो हमारा सामना कर सकें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए और हर क्षेत्र में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। हमारे वेदों में तो 5 वर्ष से ऊपर के लड़का लड़की को साथ में रहने का अधिकार नहीं है। आज ये मॉडल स्कूल के नाम से और उच्च शिक्षा के नाम से हमारी संस्कृति को बदनाम करने का ही एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। इनसे हमको सावधान रहना है। और सबसे बड़ी गलतियाँ हमारे माता पिता की हैं। हम हमारे बेटा बेटियों को कैसा पालन पोषण कर रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारी कमियाँ, हम ही हमारे हाथों से कुल्हाड़ी लेकर के हमारे पैरों पर हमें खुद ही मार रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे व्यापार हो। आज देख लीजिए, देश के अंदर ट्रैक्टर गैरेज से लेकर के, मशीनरी से लेकर के, वेल्डिंग मशीन से लेकर के, ये महिलाओं का श्रृंगार के व्यापार सामान से लेकर के, जूते की दुकानों से लेकर के, सब जगह उनका कब्जा है। फल फ्रूट से लेकर के, क्या हम उनके मजदूर हैं? हमको तो वो काफिर इसलिए कहते हैं कि कुछ काम नहीं, हम उसके लिए वोट ढोते हैं। जो मेन पॉइंटों की जगह, जहाँ बिजनेस की जगह, सब जगह उनके राजाओं ने पहले से उनको बिठा रखा है। हमारे हर समय मौके का फायदा उठाते हैं, तो क्यों हम सब जगह इनका बिजनेस बहिष्कार करके हम हमारा अधिकार जमाएं। इससे हमको बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर देखने को मिल सकता है। जी ओम। बहुत अच्छा और बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें रखी भैया। अब मैं भूपेंद्र शास्त्री साहब को बुलाना चाहता हूँ। जैसा वायरस नहीं है ना, कोई वायरस कल नीलाल भाई जी ने
बताया कि वायरस घुसा है यहाँ, वो उसको दूर करना होगा, वैसा नहीं है ना? हमारी बातें तो चल रही है। जी, जी, वो जी। जी बहन जी, जी। मैं भूपेंद्र शास्त्री साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आवें और इसमें जी इस चर्चा में वो अपने विचार रखें। वो सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी ओम, जी ओम। मैं भूपेंद्र शास्त्री, आगर मालवा मध्य प्रदेश जिले के सुसनेर गांव से। आज के सदन में वैसे तो मैं देर से जुड़ पाया हूँ। सुबह मेरा माताजी और पिताजी आ गए थे, तो उनसे थोड़ी चर्चा करने लग गया था, तो पूरे सदन में कुछ अच्छे से सुन नहीं पाया। ये इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो विषय अभी अपने बने सिंह भाई ने रखा है कि हमारे समाज के और दूसरे आतताइयों की जो प्रोपोगंडाज हैं, उनके अंदर हमारे को अपने सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लव जिहाद तो एक बड़ी समस्या है हमारे पूरे भारतवर्ष में, और उसके आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम देखते ही हैं। और इस पे सभी को घर से ही इसकी सुधार होगा। हमने अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा जब तक देना शुरू नहीं करेंगे हम, आज वो जो समाज है वो तरक्की कर रहा है, उस समाज के पीछे भी उसकी कुछ मान्यताएं हैं, या उन लोगों का कुछ स्वावलंबन के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। हो सकता है कि कोई चीज ब्लैक हो, काली हो, खराब हो, उसके अंदर भी कोई अच्छा पॉइंट हो सकता है, हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो उसमें देखने को आया है कि वो लोग एक तो हेल्पिंग नेचर होते हैं, दूसरा वो अपने समाज के प्रति बहुत हेल्पिंग होते हैं, तीसरा वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर है, और उन्हें अपनी सत्ता को प्राप्त करने का बहुत बड़ा मलाल है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना एक हिस्सा ले लिया, उसके बाद भी वो योजनाबद्ध तरीके से इस भूभाग पर रह गए, जो उस वक्त की सबसे कठिन दौर था। हम लोग शायद उस दौर में उस जालसाजी को समझ नहीं पाए, और हम प्रेम और भाईचारे में आकर पुनः उस व्यवस्था को अपने साथ ले लिए। जब एक देश धर्म के आधार पर अपना हिस्सा ले चुका था, अपने लोग को ले चुका था, तो हम लोगों को, अपने सारे लोगों को वापस बुलाकर हमने भी अपने को धर्म के आधार पर अपने राष्ट्र की कल्पना करना चाहिए। धर्मो धार्यति इति धर्म, धर्म अगर है ही नहीं और उसका धारण हम नहीं करते हैं, तो हमारा धर्म एक न एक दिन नष्ट जरूर होगा। मैं खेती करता हूँ, खेती वाला इंसान हूँ, लेकिन खेती नहीं करता हूँ। सदन के अंदर बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो मेरे समझ में नहीं आते हैं। मुझे कृषि की उन बारीकियों पे शायद मेरा ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि मेरा विषय शायद वो है नहीं, क्योंकि मैंने उससे संबंध अपना रखा ही नहीं। बहुत बाद में जब मुझे समझ में आया कि खेती बहुत जरूरी चीज है, तो 1996 में मैंने खेती करी थी। अब उन बारीकियों को समझने का प्रयास करता हूँ, फिर भी खेती नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो जो बचपन से खेती के संस्कार डलने थे वो नहीं डल पाए। ऐसे धर्म के भी संस्कार होंगे साहब। हमने अपने बच्चों को शुरू से ही धार्मिक बनाना होगा। यदि हम अपनी कम्युनिटी के, हमारी धर्म के समाज को ज्यादा बच्चों के बीच में डालेंगे, तो हो सकता है कि आपको लोग रूढ़िवादी कह सकते हैं, आपको धार्मिक कह देंगे, नौटंकी वाला कह देंगे, लेकिन अपनी डिजाइन तो बनाए साहब। हमें अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना है तो उन्हें ये सारी चीजें बताने पड़ेगी। अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ हमें चर्चा में जाना पड़ेगा, उनको ठीक से कहना पड़ेगा कि ये लोग कितना ही अच्छा स्वरूप लेके आ जाए, कितने ही ये मतलब आपसे प्रेम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इनका एक ही उद्घोष है जो ये दिन में 5 बार कहते हैं। मस्जिदों पर अलार्म, वो लाउड स्पीकर लगाकर उसमें कहते हैं कि हमारे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। मतलब आप अपने आप को तय कर लीजिए कि आप सेकेंडरी ही हैं, फर्स्ट वही हैं। और हमारे यहाँ पर आज भी सत्ता और मीडिया इस चीज को फॉलो करता है। बड़े दिनों से हम देख रहे हैं, बंगाल का मैटर चल रहा है, संदेश खाली का मैटर जब हम सुनते हैं तो दिल मतलब परेशान हो जाता है कि क्या व्यवस्था है साहब,
क्या सत्ता इतनी जरूरी, इतनी खतरनाक स्थिति में आ गई है कि हमने सिर्फ एक विदेशी व्यक्ति को समर्थन करने के लिए पूरा एक राजनीतिक दल लग जाता है उसके साथ में, पूरा का पूरा। और वहां जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, और कितने दिनों से वो शोषण हो रहा है। और जब उस शोषण की आवाज उठाने के लिए एक राजनीतिक दल के लोग अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, विपक्षी दल के लोग जो भिन्न विचारधारा के लोग वहां जाते हैं, उनके बड़े बड़े अधिकारियों को भी वहां मतलब उनसे बात तक करने नहीं दी जा रही है। और ये केवल संदेश खाली नहीं है, ये भारत के हर शहर में कोई ना कोई संदेश खाली है, हर जगह इस प्रकार का शोषण हो रहा है। लेकिन जब इस प्रकार का कोई शोषण होता है तो इसके नैरेटिव को चेंज कर दिया जाता है, धीरे से इसके अंदर एक स्पिन दी जाती है, गोलाई दी जाती है, घुमाव दिया जाता है, और उस पूरे नैरेटिव को दूसरी तरफ सेट कर दिया जाता है, और वास्तविक समस्या से समाज को दूर कर दिया जाता है। फिल्मों के अंदर देख लीजिए आप, सारे डिजाइन जो चेंज हो रहे हैं, सारी फैशन जो चेंज हो रही है, वो सिर्फ हिंदू बहनों के वस्त्रों में हो रही है। बाजार में कपड़ा खरीदते वक्त बच्चों के कपड़े खरीदने जाने वाले माँ बाप को विचार करना चाहिए कि वो कैसे वस्त्र खरीदते हैं। स्लीवलेस फ्रॉक खरीदते हैं 5 साल की बिटिया को पहनाने के लिए, और दोनों पति पत्नी उसी शॉप पे खड़े होकर कहते हैं कितनी सुंदर लग रही है बिटिया, बहुत सुंदर लग रही है। हमारे यहाँ नजरों में शर्म है, लेकिन सभी संस्कृतियों में शर्म थोड़ी है। हम यहाँ नारी को पूजनीय मानते हैं, हम बच्चियों को, कन्या को देवी का रूप मानते हैं, हम सरस्वती मानते हैं, दुर्गा मानते हैं। नवरात्रि के दोनों ही पीरियड में या चारों पीरियड में जब भी श्रद्धा का जागरण होता है, हर हिंदू परिवार में देवी पूजन होता है, कन्या पूजन होता है, उनको घर पे बुलाकर भोजन करवाया जाता है। लेकिन जहां केवल नारी को उपभोग की वस्तु माना है, केवल उपभोग की वस्तु है, पृथ्वी और नारी दोनों को ही शोषण के लिए ही माना। उनकी पूरी संस्कृति वहीं टिकी हुई है, पूरा उद्देश्य वहीं टिका हुआ, उनकी पवित्र किताबें वहां तक बात करती हैं। रमेश जी, रमेश चंद मेहरा जी बंद कर लो, इतने पुराने हो गए आप। रमेश चंद मेहरा जी म्यूट करो। जी शास्त्री साहब। जी भाई साहब जी, मैं कुछ दादू कुछ कह रहे हैं मुझसे। नहीं, आपसे नहीं बोल रहे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे आना चाहिए। कल मैं आपको बता दूं कि कल जो चर्चा होने वाली है वो आतंकवाद, देश में जो कमजोर होने वाली घटना है, देश को कमजोर करने वाली घटना है, उन पर चर्चा होने वाली है। कल आप सुबह से सादर आमंत्रित हैं कि सदन में कल आप रहेंगे, क्योंकि ये मुख्य चर्चा है। जी प्रयास करूंगा मैं बहुत। लेकिन मेरा ऐसा अनुरोध है इस सदन से कि हमने अपने पास में बचपन से ही हमारे बच्चों को संस्कार देना शुरू करना चाहिए। हम सप्ताह में कम से कम एक दिन तो घर में प्रार्थना सभा रखें, ग्राम सभा और घर सभा और परिवार सभा का आयोजन। मैं इस योगार माध्यम से मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि कम से कम, जैसे हम खेती की रोज की सभा हमारी करते हैं ना, सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो चाहता हूं कि एक परिवार के अंदर कम से कम एक घर सभा का भी आयोजन होना चालू हो जाए। यदि हम घर के सारे लोग, हमारे कुटुंबी सारे जने एक दिन एक घर में बैठ के अगर वो घर सभा करेंगे और घर की मैनेजमेंट की बात करेंगे, हमारे धार्मिक संस्कारों की बात करेंगे, तो हो सकता है ये बीज और ये अंकुरण भी हर हिंदू परिवार में जाने लग जाएगा, और वह इन सब कुरीतियों से बचने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक बड़ा आधार होगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और आपका बहुत अच्छी आपकी चर्चा रही और बहुत उपयोगी रही है आज की चर्चा। अब मैं डॉक्टर किशोर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। आभार करा दीजिए आदरणीय शरद भैया। जी सर। तो अभी सभी लोगों की चर्चाएं हो चुकी हैं
और अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं रमेश दादू को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज का आभार व्यक्त करें। अगर दादू तक मेरी आवाज जा रही हो, नहीं जा रही है तो तुलीराम भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें। जी धन्यवाद शरद भैया। जी बहन जी। जी हाँ, आज की बहुत सुंदर योगा कक्षा, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। आ रही। चलिए, आज की सुंदर कक्षा हमारे योग शिक्षक योगाचार्य जी अशोक पटेल भाई साहब ने ली और आज हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय शंकर जी तोटावार सर चंद्रपुर जिले से ज्वाइन थे और उन्होंने अपने यहाँ पर जैविक खेती के बारे में जो प्रशिक्षण वो दे रहे हैं किसानों के माध्यम से उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी और बाद में हमारे सदन में आदरणीय पवन कुमार सर ने जो बहुत महत्वपूर्ण कल हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें जोड़ना है और आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ में जुड़े सभी भाई बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब, आपके योगाचार्य जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बड़े सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आदरणीय गजानन बाजेट जी, आदरणीय गणपत लाल जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय नितिलेश सिंह जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय राकेश गौर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय शरद भैया जो आज योगाहार कार्यक्रम का संचालन किया और आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से आदरणीय पवन कुमार सर और भी हमारे अन्य साथीगण लेफ्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय रंजना जी का भी बहुत बहुत आभार। हाँ जी, धन्यवाद आपका भी आभार और कल ज्यादा से ज्यादा हमें लिंक शेयर करनी है, अल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक पहुंचा देनी है और जोड़ना है ताकि कल का कार्यक्रम में सब उपस्थित हो जाए और सबको मार्गदर्शन लाभ मिल जाए। इसके लिए ओम सभी को दीदी ओम, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? आपकी आवाज कैसी लग रही है? हाँ जी, मेरा थोड़ा सा गलत सर्दी खांसी हो गई है इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप कोई बात नहीं होता। भगवान से प्रार्थना और फिर से लौट के चाहे सर्दी खांसी के लाने प्रार्थना नहीं करी जाती भगवान से, तनक तनक सी बात को प्रार्थना करनी हो भगवान से, बताओ। नहीं इतने बीमार के बाद भी सदन को संभाल रही है, ये बहुत उपयोगी है। आपको जलन हो रही है दीदी के लिए प्रेम है हमारा। नहीं, सर्दी जुकाम के लाने ही भगवान को परेशान करो। भगवान दास जी को परेशान करो, भगवान को नहीं, भगवान दास जी को, भगवान दास जी को। भगवान दास जी, सर्दी जुकाम की दवाई बता दो। आजकल वैद्य साहब का पता नहीं पड़ रहा है, नहीं है, जुड़े नहीं है, सदन में नहीं है शायद प्रभारी महोदय है। आवाज आ रही है? थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं, जी स्वयं थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं ऐसा लग रहा। सदन में रहना है, बहुत सारे कल महत्वपूर्ण चर्चा है। कोई तो पूछना है भाई, कैसी है, कैसा है स्वास्थ्य? बढ़िया है उनका। वैद्य जी का तो पूछो, वैद्य जी रोज अपनी चिंता करते थे सबकी, अपन का भी कर्तव्य बनता है ना उनकी पूछने का।
जी जी। तो आदरणीय शरद भैया जी, ये बताओ वो अगले आवाज प्रोग्राम का क्या हो रहा? जी वो अगला प्रोग्राम जी जो अपन राजू तय कर रहे थे। हाँ, चल रहे हैं और क्या वो तो तो उसमें क्या कब? चलना है, वो तो गुरुवार को दिन तो दिया आपको, मुन्नीलाल जी क्या कह रहे? शुक्रवार को वो 25 तारीख दी है ना। अच्छा 25 हो गई, चलो ठीक है। आओ 25 ही तो है। मुन्नीलाल सर भी आ रहे हैं ना। हाँ हाँ कह तो रहे हैं, बात कर लो अभी तो है, तो नहीं तो ये फिर से टीकमगढ़ भाग जाए बीच में। नहीं 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 हम नहीं, वो नहीं टीकमगढ़ जाएंगे। पहुंच गए, हैं? हम वो टीकमगढ़ तो पहुंच गए अभी। पहुंच वो तो गए? एक टांग है टीकमगढ़ में उनकी। अच्छा चलो ठीक है, तो पहुंच गए तो फिर, है ना? अरे तो 25 तारीख की बात ही नहीं है मेहरा जी, ऐसी कैसी कहने की 25, जिधर जिधर क्या चला उधर, कहूँ 23, कहूँ 24, कहूँ 25, अब हम क्या ऐसी थोड़ी चले। बताएं ये तुमने जो है शरद भैया को बिगाड़ दिया है। हाँ इतना तो प्रेम नहीं करना चाहिए, अंधा प्रेम मत करो, अंधा प्रेम न करो, अंधा प्रेम। अब ये नई बात हो गई अंधा प्रेम, हैं?